हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रीपोजिशंस। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट इस टॉपिक को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, आज की इस वीडियो में मैंने 10 प्रीपोजिशन शामिल किए हैं और इन सभी प्रीपोजिशन को डिटेल में विद एग्जांपल मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और मेरा पूरा दावा है, अगर आज की इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यकीन मानिएगा दोस्तों, इन 10 प्रीपोजिशन से रिलेटेड किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न आपके जहन में नहीं रहेगा। रही बात रिमेनिंग प्रीपोजिशन की, तो आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में सभी प्रीपोजिशन एक एक करके मैं आपको समझाने वाला हूं। ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की, मैक्सिमम 60 या 70 प्रीपोजिशन होते हैं जो स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो भी कन्फ्यूज़न है, कॉन्सेप्ट्स हैं, सभी कुछ इस सीरीज़ में मैं आपको समझाने वाला हूँ। बस मेरा आपको इतना कहना है, इस सीरीज़ को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आप इस सीरीज़ को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न आपके जहन में नहीं रहेगा। तो चलिए, बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझने का प्रयास करते हैं इन प्रीपोजिशन को। तो जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन मैं आपको बताता चलूँगा कि प्रीपोजिशन का मतलब होता है, प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब होता है स्थित। यानी वाक्य में इनकी स्थिति जो है किसी ना किसी चीज़ से पहले होती है। अब किससे पहले होती है, इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। Preposition is the word or group of words that is generally placed before a noun or a pronoun to express its relation with other part, noun or pronoun of the sentence। यानी प्रीपोजिशन जो है वो एक शब्द भी हो सकता है, एक शब्दों का समूह भी हो सकता है, और जो वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और आकर क्या करता है, ये रिमेनिंग पार्ट, यानी रिमेनिंग जो सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट है उससे उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध स्थापित करता है। अब रिमेनिंग पार्ट में कौन है, रिमेनिंग पार्ट में कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, उस नाउन प्रोनाउन से ये इस नाउन प्रोनाउन का संबंध स्थापित करता है, इसीलिए इसे संबंध सूचक अवयव भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, आई एम कमिंग फ्रॉम झुंझुनू। तो यहाँ पर जो फ्रॉम है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। अभी किससे पहले आया, झुंझुनू से पहले आया है। झुंझुनू एक नाउन है, यानी जैसा कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था, प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। ठीक है, अब आकर क्या करता है, ये रिमेनिंग पार्ट जो, यानी जो आई एम कमिंग, ये रिमेनिंग पार्ट है, इसमें जो हमारा नाउन जो सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है आई, इससे झुंझुनू का संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है ना, तो यानी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस सेंटेंस में रिमेनिंग पार्ट में जो नाउन प्रोनाउन है उससे एक संबंध स्थापित करने का काम करता है, इसीलिए इसे संबंध सूचक अवयव भी कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम जो है आई को झुंझुनू से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इमरान डिपेंड्स ऑन मी, यानी इमरान मुझ पर निर्भर करता है। तो मुझे और इमरान को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ऑन कर रहा है। तो ऑन यहाँ पर क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज इन द स्कूल। अब स्कूल को ही से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, प्रीपोजिशन इन कर रहा है। तो यहाँ पर इन जो है प्रीपोजिशन है। तो इस तरीके से एक सेंटेंस में हम इसकी पहचान कर सकते हैं। तो ये तो थी प्रीपोजिशन की डेफिनेशन। अब जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन हैं उनको वन बाय वन करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रीपोजिशन हमारा है वो है फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ होता है से के सेंस में हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कहाँ किस तरीके से सेंस में यूज़ करना है, जैसे किसी जगह से, किसी समय से, किसी स्रोत से। जब किसी सेंटेंस में ऐसा सेंस आता है तो उस सेंस में हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे ही केम फ्रॉम देहरादून। अब वो देहरादून से आया, तो से का सेंस आ रहा है, तो सिंपली हम यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई विल टीच यू फ्रॉम टुमारो। मैं आपको कल से पढ़ाऊंगा, तो से का सेंस आया, यहाँ पे हमने से के सेंस में फ्रॉम का यूज़ किया। इसी तरीके से आई रोट इट फ्रॉम द बुक। मैंने ये किताब से लिखा, तो किसी स्रोत की जानकारी आ रही है, तो किसी स्रोत से का सेंस आता है, तो वहाँ पर भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। आई हर्ड इट फ्रॉम रोहित। मैंने ये रोहित से सुना, तो किसी स्रोत की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर किसी जगह से, किसी समय से या किसी स्रोत से के सेंस में हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो एक यूज़ तो इसका ये हो गया। दूसरा यूज़ इसका क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, जब किसी चीज़ से कोई वस्तु बनती है तो और उस चीज़ का रूप बदल जाए, तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे कि अगर हम दूध से हमको चाय बनाते हैं, दूध से जब हम चाय बनाते हैं तो दूध का जो है वो रूप परिवर्तित हो जाता है, तो वहाँ पर से के सेंस में हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे टी इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, तो यहाँ पर दूध का जो रूप परिवर्तन हुआ, इसलिए हमने से के सेंस में फ्रॉम का यूज़ किया। इसी तरीके से वाइन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेप्स। तो अंगूरों से शराब बनाई जाती है, तो जो है से के सेंस में हमने फ्रॉम का यूज़ किया। क्यों किया, क्योंकि रूप परिवर्तन यहाँ पर हुआ है। ठीक है,
लेकिन अगला एग्जाम्पल जो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वो यहाँ पर देखिए, ये है, देख लेते हैं थोड़ा। हमारा एग्जाम्पल ये रहा, टी इज़ मेड ऑफ वुड। यहाँ पर मैंने वुड का यूज़, ऑफ का यूज़ किया, ठीक है। यानी टेबल जो है लकड़ी से बनी हुई। यहाँ पर इसका सेंस क्या है सेंटेंस का, टेबल जो है लकड़ी से बनी हुई है या लकड़ी की बनी हुई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब किसी चीज़ से कोई वस्तु बनाई जाती है और जो बनी हुई चीज़ है उस चीज़ में वो वस्तु नज़र आती है, यानी दिखती है, यानी रूप परिवर्तन नहीं होता है, तो वहाँ पर हम से के सेंस में ऑफ का यूज़ करते हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, यानी टेबल जो है जो लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी उस टेबल में नज़र आ रही है। इसलिए यहाँ पर मैंने फ्रॉम नहीं लिखा, ऑफ लिखा। भले ही से का सेंस आता हो, लेकिन ऐसे सेंस में आपको ऑफ का यूज़ करना है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा फ्रॉम का। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो कि ऑफ है, ओ डबल एफ। इसका मतलब ये होता है से के सेंस में। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो देख लेते हैं। तो ऑफ का पहला यूज़ तो होता है किसी सतह से अलग होने के सेंस में, ठीक है। यानी जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आई पिक द पेन ऑफ द टेबल, यानी मैंने पेन को टेबल से उठाया। भले ही ऑफ का से के सेंस में यूज़ हो रहा है यहाँ पर, लेकिन कब हम यूज़ करेंगे ओ डबल एफ, ऑफ को हम कब यूज़ करेंगे, जब यानी टेबल पर यानी टेबल पे पेन रखा हुआ है, अब वो सतह को छोड़ रहा है, यानी छोड़ने के सेंस में वहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्रॉम का यूज़ नहीं करना, ऑफ का यूज़ करेंगे। यानी जब किसी सतह को छोड़ने का सेंस आ रहा हो तो वहाँ पर हम फ्रॉम के बजाय ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, तो मंकी पेड़ से कूदा। तो भले ही से का सेंस आ रहा है, लेकिन एक सतह को छोड़ने का सेंस भी आ रहा है। तो इस सेंस में आप किसका यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा ऑफ का यूज़ होता है डिसकनेक्शन के अर्थ में। सिंपली हम यूज़ करते हैं, हम बोलते रहते हैं घरों में, स्विच ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द फैन। तो ये सभी क्या है, यहाँ पर हम ओ डबल एफ, ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ऑफ के दो मोटे मोटे यूज़ हैं, इन्हें आप अपने जहन में सेट कर लीजिएगा। आगे वैसे मैं इन प्रीपोजिशन से रिलेटेड सेंटेंस भी आपको बताऊंगा, तो आप अच्छी तरीके से इस टॉपिक को, इन प्रीपोजिशन को समझ पाएंगे। अगला हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है सिंस। सिंस का यूज़ होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट का हो, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और पॉइंट ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सिंस 2 AM, सिंस 2 o'clock, सिंस 1986 कोई भी सन है, सिंस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, सिंस येस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ। यानी ये जो फ्रेजेस हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। यानी से का जिक्र आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सिंस का यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। यानी पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर मॉर्निंग का यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का यूज़ किया है। इसी तरीके से ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे, यानी वो मंडे से कोशिश कर रहा है। तो मंडे का यूज़ है, पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ है, इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पर यूज़ किया गया। सिंपली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन, और हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फॉर। अब फॉर का यूज़ भी से के सेंस में करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, बस फ़र्क इतना है फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, ठीक है। देख लेते हैं, फॉर इज यूज फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम व्हेन द सेंटेंस इज इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म। यानी कहने का मतलब वही सिंस की तरह ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में फॉर का यूज़ किया जाता है, बस फ़र्क इतना ही है फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। अब पीरियड ऑफ टाइम कौन सा होगा, जैसे फॉर 2 seconds, फॉर 20 minutes, फॉर 21 days, यानी कितने दिनों की बात हो रही है, मिनट्स की बात हो रही है, सेकेंड्स की बात हो रही है, फॉर वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज, फॉर ए लॉन्ग, फॉर ए वाइल। यानी ऐसी फ्रेजेस अगर आती हैं तो वहाँ पर हम मान के चलते हैं कि वो पीरियड ऑफ टाइम है, और वहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम के सेंस में हम फॉर का यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, यानी मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। एक समय अवधि का जिक्र हुआ है, समय अवधि का जिक्र हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज़ किया, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ही। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 months, मैं आपको 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ, तो समयावधि का जिक्र किया है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज़ किया, ठीक है। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है, तो वही बात है, पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ किया गया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया गया, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का एज ए प्रीपोजिशन यूज़ किया है, ठीक है। तो ये यूज़ हो गया हमारा फॉर का। और देख लेते हैं फॉर के यूज़। फॉर का जो सेकेंड यूज़ है वो होता है के लिए के सेंस में, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए,
आई डिड इट फॉर यू, यानी मैंने ये तुम्हारे लिए किया, यानी कहने का मतलब है के लिए का जब सेंस आता है तो वहाँ पर भी फॉर को हम एज ए प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही केम टू मी फॉर मनी, वो मेरे पास आया पैसे के लिए, पैसा लेने के लिए या पैसे के लिए वो मेरे पास आया। तो कहने का मतलब है के लिए के सेंस में भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है वो ये है किसी चीज़ के बदले कुछ और, यानी जब कोई लेन देन का मामला होता है, किसी चीज़ को देने के बदले कुछ लिया जाता है, तो वहाँ पर भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई गेव अ पेन फॉर 10 रुपीज़, यानी मैंने 10 रुपये में एक पेन दिया, यानी पेन दिया और 10 रुपये लिए, यानी अदला बदली हुई है, लेन देन हुआ है। तो जब लेन देन का सेंस आता है तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही बॉट अ मोबाइल फॉर ₹10,000, यानी उसने 10,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदा, यानी 10,000 रुपये दिए और एक मोबाइल खरीदा, यानी लेन देन 10,000 रुपये का हुआ है, यानी एक चीज़ के बदले कोई दूसरी चीज़ दी गई है। तो ऐसे मामले में हम फॉर का यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट यूज़ है, याद रख लीजिएगा। फॉर का अगला यूज़ है किसी का वास्ता देने के लिए। जैसे हम जनरली सेंटेंस पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्लीज़ डोंट टीज फॉर गॉड सेक, यानी भगवान की खातिर परेशान मत करो, भगवान के लिए परेशान मत करो। प्लीज़ हेल्प हिम फॉर माई सेक, मेरे खातिर उसकी मदद कर दो, यानी वास्ता देते हैं जब किसी का, तो फॉर गॉड सेक, फॉर माई सेक, ऐसे सेंस में भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे ये 4 यूज़ फॉर के होते हैं, आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। हालांकि आगे मैं एग्जांपल लेकर आऊँगा तो और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। अगला हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है इन। अब इनका यूज़ कहाँ होता है? इनका यूज़ होता है मे के सेंस में, खास तौर से समय के साथ में। ठीक है, जैसे इन समर्स, गर्मियों में, सर्दियों में, सुबह में, मार्च में, महीने में, किसी भी महीने में। और जनरली कुछ फ्रेज ऐसी होती है जैसे इन इंक, इन ए हरी, ऐसे सेंस में भी हम इनका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आई वॉज बोर्न इन अप्रैल, मैं अप्रैल में जन्मा, तो मे का सेंस आ रहा है। ठीक है, समय के साथ, तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे। आई विल लीव इन हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे में निकलूँगा, वही मे का सेंस है, समय के साथ है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ही विल कम होम इन 2028, वो 2028 में घर आएगा, तो वही बात है, समय के साथ मे के सेंस में हम इनका यूज़ करते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे एक यूज़ तो ये हो गया। अगला हमारा सेकंड यूज़ है बड़ी जगह के साथ। अगर मान लीजिए मिसाल के तौर पे आपको कोई ऐसा सेंटेंस आपके सामने है जिसमें एक छोटी जगह है और एक बड़ी जगह है, तो बड़ी जगह के लिए आप इनका यूज़ करेंगे और छोटी जगह से पहले आप एट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारा सेंटेंस है आई लिव एट महिपालपुर इन दिल्ली। अब महिपालपुर एक छोटी जगह है जो कि दिल्ली में है, तो यहाँ पर हम महिपालपुर से पहले एट का यूज़ करेंगे और दिल्ली से पहले इन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा इसका यूज़ है किसी वस्तु के अंदर, यानी जब किसी वस्तु के अंदर होने का सेंस होता है तो वहाँ पर भी हम इनका यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल, यानी मैंने इस मोबाइल के अंदर कोई भी गाना मुझे नहीं मिला, यानी मैंने कोई भी गाना नहीं पाया। तो कहने का मतलब मोबाइल के अंदर का सेंस आ रहा है। ठीक है ना, तो वहाँ पर भी ऐसे मे का सेंस आता है, किसी वस्तु के अंदर का सेंस आता है, तो वहाँ पर भी हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हैं 3 यूज़ इनके जो आपको अच्छी तरीके से समझ लेने हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो कि इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इस प्रीपोजिशन से रिलेटेड सेंटेंसेस आते हैं। तो ये प्रीपोजिशन है इनटू, इसका मतलब भी होता है मे के सेंस में, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन का जब हम यूज़ करते हैं तो उसका वहाँ पर मे का सेंस जो होता है वो ऑलरेडी अंदर के सेंस में होता है, लेकिन इनटू का जब यूज़ किया जाता है तो इससे ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई चीज़ बाहर से किसी चीज़ के अंदर प्रवेश हुई है, एकदम मूवमेंट के साथ, गतिशील होती हुई, गति करती हुई किसी चीज़ के अंदर प्रवेश करती है, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करते हैं एज ए प्रीपोजिशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ही इज़ गोइंग इनटू द रूम, यानी कोई आदमी बाहर है, अब वो रूम के अंदर जा रहा है, तो मूवमेंट है, तो मूवमेंट है, तो वहाँ पर आप ऐसे नहीं बोलेंगे ही इज़ गोइंग टू द रूम, ऐसा नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे ही इज़ गोइंग इनटू द रूम, ही वेंट इनटू द रूम। ठीक है, यानी बाहर से कोई गति करता हुआ अंदर प्रवेश करता है, तो इस सेंस में हम इनटू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा पोर द टी इनटू द कप, यानी चाय को कप के अंदर डालो, तो एक मूवमेंट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसे सेंस में हम इनटू का यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा इनटू का यूज़ होता है रूप परिवर्तन। जब रूप परिवर्तन हो जाता है, रूप परिवर्तन होने का सेंस आता है, तो वहाँ पर भी हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे दैट आइस टर्न्ड इनटू वाटर, यानी बर्फ़ जो है पानी में बदल गई, तो मे का सेंस है और रूप परिवर्तन हो रहा है ना, एक ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर आप इनटू का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हमारा अगला सेंटेंस है ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसफर या रूप परिवर्तन होना, तो यहाँ पर भी रूप परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप इनटू का यूज़ करेंगे। तो 2 मोटे यूज़ हो गए, एक तो गतिशील अवस्था में जब कोई चीज़ बाहर से किसी चीज़ के अंदर प्रवेश करती है तब हम इनटू का यूज़ करते हैं,
दूसरा, जब रूप परिवर्तन होता है तब हम इनटू का यूज़ करते हैं। तो ये दो है और अक्सर एग्जाम में इस टॉपिक, इस पॉइंट से, इस प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है बिफोर। बिफोर का सिंपल यूज़ पहले के सेंस में आता है। जैसे एग्जांपल आप देख लें, दिस बस विल रीच बिफोर टाइम, ये बस समय से पहले पहुंचेगी, तो पहले के सेंस में हम बिफोर का यूज़ करते हैं। आई विल कम बिफोर यू लीव, मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा, तो ये भी पहले के सेंस में हम यूज़ करते हैं। ये तो सिंपल इसका यूज़ है। एक यूज़ इसका और होता है सामने के सेंस में। सामने के सेंस में भी हम बिफोर का यूज़ करते हैं, हालांकि सामने के सेंस में हम इन फ्रंट ऑफ का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे सामने कोई बैठा है आदमी, मेरे सामने मेरी तरफ मुंह करके कोई आदमी बैठा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ही इज सीटिंग बिफोर मी या ही इज सीटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। इस सेंस में मैं ऐसे सेंटेंस बना सकता हूँ, ठीक है। तो सामने के सेंस में हम बिफोर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो ऐसे सेंस में हम बिफोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बिफोर के दो यूज़ हैं, एक तो पहले के सेंस में और एक है सामने के सेंस में। जब कोई आदमी आपके सामने मुंह करके खड़े हैं, आमने सामने आप खड़े हो किसी के, तो वहाँ पर आप बिफोर का यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा जो है प्रीपोजिशन वो है आफ्टर। आफ्टर का यूज़ होता है बाद में के सेंस में। जैसे आई विल मीट यू आफ्टर 10, मैं आपको 10 बजे बाद में मिलूंगा। आई रीच्ड आफ्टर देम, मैं उनके बाद पहुंचा, यानी बाद के सेंस में हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। ये तो सिंपल यूज़ है। एक यूज़ और होता है इसका, किसी के पीछे पड़ना। किसी के पीछे पड़ने के सेंस में भी हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर, ही हैज़ डिनाइड थ्राइस बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम, यानी उसने मुझे 3 बार मना कर दिया फिर भी मैं उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ, यानी पीछे पड़े होने के सेंस में भी हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। आई रेन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे दौड़ा, तो पीछे दौड़ने के सेंस में, पीछे पड़ने के सेंस में भी हम आफ्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन, और नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारा है बाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस प्रीपोजिशन से रिलेटेड सेंटेंसेस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा इसका यूज़ है वो देख लेते हैं। पहला इसका यूज़ होता है पेसिव सेंस में, ठीक है। तो पेसिव सेंस में इसका यूज़ होता है, जैसे एग्जांपल इट कैन बी डन बाय हिम, यानी ये उसके द्वारा किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर पेसिव के सेंस में हम बाय का यूज़ करते हैं मोटा मोटा। एक तो ये यूज़ हुआ। दूसरा है किसी वाहन से सफ़र करना। जब आप किसी वाहन से, किसी व्हीकल से ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर इस सेंस में हम बाय का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर, आई ट्रेवल्ड बाय कार, आई ट्रेवल्ड बाय बस, आई ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, तो ऐसे सेंस में आप बाय का यूज़ करते हैं जब किसी वाहन से सफ़र करते हैं, ठीक है। अगला इसका जो यूज़ है वो है तक के सेंस में भी हम इसका यूज़ करते हैं, और ये होता है यूज़ इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। जैसे मैंने बोला आई विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, यानी मैं इसे सुबह तक कंप्लीट कर लूँगा, ख़त्म कर दूंगा, इस काम को पूरा कर लूँगा। तो तक के सेंस में भी हम बाय का यूज़ करते हैं। और जो चौथा इसका यूज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है बगल में। बगल में के सेंस में भी हम बाय का यूज़ करते हैं। हालांकि बगल में के सेंस में हम नेक्स्ट टू का भी यूज़ करते हैं, एडजेसेंट का भी यूज़ करते हैं, बिसाइड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन इनके साथ साथ बाय का यूज़ भी हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आदमी मेरे पास बैठा है, मेरे बगल में बैठा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ही इज़ सिटिंग बाय मी। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ही इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू मी। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ही इज़ सिटिंग एडजेसेंट मी, ही इज़ सिटिंग बिसाइड मी, ठीक है। तो कुल मिला के ये चारों जो वर्ड हैं, बाय, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड, इन सभी वर्ड्स का यूज़, प्रीपोजिशन का यूज़ हम बगल में के सेंस में भी करते हैं। अब इसका अगला यूज़ है वो देख लेते हैं। इसका जो पांचवा यूज़ है बाय का, वो ये रहा, किसी व्यक्ति का हाथ, कलाई, गर्दन, कोट आदि के पकड़ने के अर्थ में, यानी ऐसे सेंस में भी हम बाय का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कॉट हिम बाय नेक, यानी मैंने उसे गर्दन से पकड़ा। ही कॉट सीता बाय द रिस्ट, उसने सीता को कलाई से पकड़ा। तो ऐसे सेंस में हम बाय का यूज़ करते हैं। छठा इसका यूज़ जो है, वॉच के साथ बाय का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऐसे सेंस में, ऐसे सेंटेंसेस अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वहाँ पर भी आप बेझिझक बाय का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर ये रहे, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, यानी आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय हो गया है। इट इज़ 9 बाय माई वॉच, मेरी घड़ी के अनुसार 9 बज गए हैं। तो ऐसे सेंस में, ऐसे सेंटेंसेस अगर आपके सामने आते हैं तो वहाँ पर बेझिझक आपको बाय का यूज़ करना है। और अगला जो सातवां यूज़ है वो है, जनरली हम बोलते भी हैं बाय हार्ट, बाय चांस, तो ऐसे सेंस में भी हम बाय का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही गॉट द प्राइज बाय चांस, ही लर्न हिज लेसन बाय हार्ट, यानी उसने दिल से इस चैप्टर को, इस पार्ट को याद किया। अब यहाँ पर दिल से के सेंस में आप फ्रॉम हार्ट नहीं करेंगे, आप बाय हार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। अब देख लेते हैं हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट प्रीपोजिशन, वो है विद। विद का सेंस भी आता है, से के सेंस में हम विद का यूज़ करते हैं। अब कैसे सिचुएशन में करते हैं वो देख लेते हैं। तो विद का एक यूज़ तो होता है किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करना। जब हम किसी चीज़ का यूज़ करके, किसी औजार का, किसी हथियार का यूज़ करके कोई काम करते हैं तो वहाँ पर से के सेंस में हम विद का यूज़
करते हैं। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल है, आई कट द केक विद अ नाइफ, मैंने केक को चाकू से काटा। अब से का सेंस आ रहा है, तो ऐसे सेंस में जब किसी औजार किसी हथियार की बात करते हैं, किसी हथियार से किसी औजार से कोई काम करते हैं, तो वहाँ पर से के सेंस में हम विद का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही किल्ड अ बर्ड विद अ स्टोन, उसने एक पक्षी को मारा एक पत्थर से। तो से का सेंस है, औजार का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर भी हम विद का यूज़ करेंगे। ही राइट्स विद ए पेन, वो पेन से लिखता है, तो वही बात से का सेंस आ रहा है। और किसी भी औजार का, किसी भी हथियार का, किसी भी कोई भी चीज़ का जब हम प्रयोग करके कुछ करते हैं, तो वहाँ पर हम विद का यूज़ से के सेंस में करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्ट थोड़ा सा, कई बार एग्जाम में ऐसे सेंटेंस भी आते हैं, जैसे ही राइट्स इन इंक, यहाँ पर आप ही राइट्स विद इंक नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में आपको इन का यूज़ करना होगा। अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जब भी विद के साथ हमेशा क्या होता है, काउंटेबल नाउन आता है, ठीक है। विद का यूज़ से के सेंस में होता है और इसके बाद में जो होता है काउंटेबल नाउन आता है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है कि काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है और से का सेंस आपको यूज़ करना है, तो वहाँ पर से का सेंस इन के रूप में होगा, ठीक है। ही राइट्स इन इंक, ठीक है ना, वो इंक से लिखता है, भले ही से का यूज़ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इन का यूज़ होगा। और इन का यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि इन के बाद में काउंटेबल नाउन नहीं है, वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन हो, से का सेंस आ रहा हो, तो आप इन यूज़ करेंगे। काउंटेबल नाउन है, से का सेंस आ रहा है, तो आप विद का यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा ये फ़र्क है। वैसे आप इस फ्रेज़ को भी याद कर सकते हैं, इन इंक। आप जनरली अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इंक के साथ आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा जो है, इसका यूज़ वो है, किसी के साथ के सेंस में भी हम विद का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम विद राजेश इन दिस मैटर, यानी इस मामले में मैं राजेश के साथ हूँ, तो साथ के सेंस में भी हम विद का यूज़ करते हैं। यू हैव टू कम विद योर बैग, मिसाल के तौर पर मान लो अगर प्रिंसिपल बच्चों को कहते हैं कि कल आपको अपने बैग के साथ, कल सभी बच्चों को स्कूल में बैग लेकर आना है, यानी आपको अपने बैग के साथ आना है, तो इस सेंस में हम ऐसे बोल सकते हैं, यू हैव टू कम विद योर बैग, यानी बैग के साथ आना है। तो साथ के सेंस में हम विद का यूज़ करते हैं। तो ये थे 10 प्रीपोजिशन, जिन्हें मैंने इनकी यूज़ अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। जो भी कन्फ्यूज़न थे वो सब कुछ मैंने स्पष्ट करने की यहाँ पर कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये कन्फ्यूज़न, ये प्रीपोजिशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए। अब देख लेते हैं इन प्रीपोजिशन से रिलेटेड एक्सरसाइज, ठीक है। 50 सेंटेंसेस हैं, इन 50 सेंटेंसेस को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, फिर आपको इन 10 प्रीपोजिशन से रिलेटेड किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो देख लेते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है। अ बर्ड इज सिटिंग ब्लैंक द ट्री। अब यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन आएगा, तो यहाँ पर हमें जो सही प्रीपोजिशन होगा वो क्या होगा, इन होगा। अब इन क्यों होगा, क्योंकि जनरली पक्षी जो होते हैं पेड़ के बीच में बैठते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तर्क ये दिया जाता है कि अगर मान लो जैसे ऑन द टॉप ऑफ द ट्री होता तब तो आप ऑन कर सकते थे। अगर टॉप ऑफ द ट्री का यूज़ यहाँ पर फेस का यूज़ होता तब तो आप ऑन का यूज़ करते। लेकिन अगर ऐसा सेंस नहीं आ रहा है तो फिर आप इन का ही यूज़ करेंगे, इनको ही सही आंसर माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे सेंस में आपको इनका यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आई पिक द मोबाइल ब्लैंक द बैट। यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा, खाली स्थान में यहाँ यूज़ होगा ऑफ, OFF ऑफ। जैसा कि मैंने रूल में आपको बताया था, जब किसी सतह से अलग होने का सेंस आता है तो वहाँ हम ऑफ का यूज़ करते हैं, फ्रॉम का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे सेंस में जब भी किसी सतह से अलग होने का सेंस होता है तो वहाँ आपको ऑफ का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है ये रहा, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। से का सेंस आ रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये तीनों कंडीशन अगर लागू हो रही है तो वहाँ पर आपको सिंस का यूज़ करना है, आपको फॉर का यूज़ नहीं करना, क्योंकि फॉर का यूज़ किसके लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। से का, फ्रॉम का यूज़ से के सेंस में आता ही है, लेकिन सिंस का यूज़ कहाँ आता है, सिंस का यूज़ आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, आई हैव बीन स्टडीइंग। यहाँ पर फॉर 2 आवर्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2 आवर्स जो है एक पीरियड ऑफ टाइम, एक समयावधि है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इस सेंस में हम यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2007, यानी मे का सेंस आ रहा है, समय के साथ मे का जिक्र किया जा रहा है, मे के सेंस में यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। बाय का यूज़ भी नहीं करेंगे, बाय का यूज़ तक के सेंस में आता है लेकिन वो फ्यूचर में आता है। फ्रॉम का भी यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, ऑफ का यूज़ भी नहीं होगा, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सेंस आप किसका यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे, क्योंकि समय के साथ मे का सेंस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, ही इज़ गोइंग इनटू द रूम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब कोई चीज़ बाहर से गति करती हुई, मूवमेंट करती हुई किसी चीज़ के अंदर प्रवेश करती है तो वहाँ पर आपको इनटू का यूज़ करना होता है। इनटू का सेंस भी मे के सेंस में यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप
इनका यूज़ नहीं कर सकते। इनका भी मतलब में होता है, लेकिन इनका मतलब तो होता है ऑलरेडी अंदर होने के सेंस में, और इनटू का मतलब होता है बाहर से जब कोई चीज़ गति करके अंदर जाती है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ही इज़ गोइंग इन टू द रूम। जो भी सही आंसर, करेक्ट आंसर है, उन्हें मैंने ऑलरेडी डार्क किया हुआ है ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। अगला हमारा सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 7। ही वॉज सिटिंग। अब यहां पर क्या आएगा? ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड, ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिज डैड, ही वॉज सिटिंग बाय हिज डैड। यानी तीनों ही आंसर यहां पर सही हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड, यानी इसका मतलब है वो अपने डैड के सामने बैठा है। इन फ्रंट ऑफ का भी यूज़ सामने के सेंस में होता है, हम कर सकते हैं, और बाय का यूज़ होता है बगल के सेंस में। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ही वॉज सिटिंग बाय हिज डैड, यानी वो अपने डैड के बगल में बैठा है। तो तीनों ही आंसर, तीनों ही प्रीपोजिशन यहाँ पर सटीक बैठते हैं। आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने जो आंसर लिखा है वो लिखा है ऑल, यानी सभी। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है आई विल मीट यू आफ्टर 10, यानी मैं आपको 10 बजे बाद मिलूंगा। बाद का सेंस आ रहा है तो आप यहाँ पर आफ्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो सटीक जो प्रीपोजिशन होगा वो क्या होगा? आफ्टर। अगला हमारा सेंटेंस है ही इज़ कमिंग बाय नून फ्लाइट। अब यहाँ पर नून देखकर आप यहाँ पर एट नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब मैंने बताया है जैसे नॉर्मली कहते हैं कि नून के साथ एट का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर खाली नून नहीं है, यहाँ पर नून फ्लाइट है, यानी दोपहर की फ्लाइट से। और जब भी कोई ट्रैवल करके आप कहीं जाते हैं, जैसे कि बाइक यूज़ में मैंने आपको बताया था, ट्रैवल करके आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पर आप उस व्हीकल के साथ बाइक का यूज़ करते हैं। तो ही इज़ कमिंग बाय नून फ्लाइट, ही इज़ कमिंग बाय कार, ही इज़ कमिंग बाय ट्रेन, ही इज़ कमिंग बाय बस। तो ऐसे सेंस में हम बाय का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है आई वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हिम, आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम। आई वॉज, यानी यहाँ पर इसके आंसर ए और सी दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, ए इसलिए, यानी बिसाइड का मतलब भी क्या होता है? बगल में होता है। तो आई वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हिम सही बैठता है, सही है। लेकिन अगर यहाँ पर बिसाइड्स कर दिया जाए तो बिसाइड्स का अलग सेंस आता है। बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त के सेंस में, ठीक है, लेकिन बाय का मतलब आता है बगल के सेंस में। तो कुल मिलाकर ए और सी ये दोनों जो है बगल के सेंस में इनका यूज़ किया जाता है, बिसाइड और बाय का। तो यहाँ पर आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। आई वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हिम, आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम। लेकिन आई वॉज स्टैंडिंग बिसाइड्स हिम आप यूज़ नहीं कर सकते। बिसाइड्स का सेंस अलग आता है, बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त के सेंस में। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन। तो यहाँ पर पेसिव सेंस में यूज़ किया गया, और मैंने आपको बताया है पेसिव के सेंस में हम बाय का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, ये रहा सेंटेंस नंबर 12 है ही रोट द लेटर विद अ ब्लैक पेन। यहाँ पर विद का यूज़ क्यों किया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी किसी हथियार, किसी औजार, किसी चीज़ से कुछ करने का सेंस आता है तो वहाँ पर हम विद का यूज़ करते हैं। शर्त यह है कि विद के बाद में काउंटेबल नाउन होना जरूरी है। तो जैसे विद अ ब्लैक पेन तो काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर विद का यूज़ किया है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है द लायन जम्प्ड इनटू द वेल। तो वही बात होगी, जब गति करके कोई चीज़ बाहर से किसी चीज़ के अंदर प्रवेश करती है तो वहाँ पर आप इन की बजाय इनटू का यूज़ करते हैं। तो इनटू का भी मतलब मे के सेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है इट इज़ 12 एट नून। नून के साथ हमेशा एट का यूज़ करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो इट इज़ 12 एट नून, इसलिए हम एट का यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है वेरी फ्यू पीपल अवेक एट मिडनाइट। तो मिडनाइट के साथ भी हम एट का यूज़ करते हैं, तो ये भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। नून, मिडनाइट, इनके साथ हमेशा हम एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है इट इज़ 5 o'clock बाय माई वॉच। जैसे कि मैंने आपको बाई के यूज़ में बताया था कि वॉच, समय, घड़ी से जब समय देखने का ऐसा सेंस आता है तो वहाँ पर हम बाई का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ 5 o'clock बाई माई वॉच। तो यहाँ पर ऐसे सेंस में आपको बाई का यूज़ करना है। ठीक है, बाई की यूज़, जो बाई के यूजेस मैंने आपको बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था, जब ऐसे सेंटेंस आपके सामने आते हैं वहाँ पर बाई का यूज़ बेझिझक करिए। अगला हमारा सेंटेंस है ही कम्स बैक फ्रॉम द स्कूल बाई 5 o'clock। अब यहाँ पर बाई का सेंस तक के सेंस में आ रहा है, यानी 5 बजे तक वो स्कूल से आता है। ठीक है, तो तक के सेंस में भी आप बाई का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है ही हैज़ बीन इल फॉर 5 days। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फॉर का यूज़ जो है परफेक्ट टेंस में और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वो बीमार है 5 दिनों से, तो एक अवधि दीदी समय अवधि का जिक्र किया गया, तो यहाँ पर आप फॉर का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर इस सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, ये रहा, जस्ट ए मिनट देख लेते हैं। ही हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल सिंस मंडे।
यानी ही हैज़ बीन absent फ्रॉम द स्कूल सिंस मंडे, यानी वो स्कूल से absent है मंडे से। तो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आप यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने सिंस का यूज़ किया है। अगला हमारा सेंटेंस है ही लिव्स एट मंडावा मोड़ इन झुंझुनू। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब एक सेंटेंस में छोटी जगह और बड़ी जगह दोनों दी हो तो छोटी जगह से पहले आपको एट का यूज़ करना है और बड़ी जगह से पहले आपको इन का यूज़ करना है, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है कम एंड सिट बाय मी, सॉरी कम एंड सिट बाय मी भी यूज़ कर सकते हैं आप, एडजेसेंट भी यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट टू भी यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यानी एडजेसेंट का मतलब भी होता है बगल के सेंस में, नेक्स्ट टू का मतलब भी होता है बगल के सेंस में, बाय का मतलब भी होता है बगल के सेंस में, और अगर यहाँ पर बिसाइड होता तो वो भी आपका आंसर सही होता। तो कुल मिलाकर सभी सेंटेंस, सभी जो प्रीपोजिशन है यहाँ पर सटीक बैठते हैं। कम एंड सिट एडजेसेंट मी, कम एंड सिट नेक्स्ट टू मी, कम एंड सिट बाय मी, ठीक है। तो सभी आंसर सही हैं। अगला हमारा सेंटेंस है एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलोग्राम, यानी सेब बेचे जाते हैं किलो की दर से। जब दर का सेंस आता है तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, जब दर के सेंस में हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी हम बाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ये होता है एप्पल आर सोल्ड 25 रुपीज़ पर केजी, तो यहाँ पर आप बाई का यूज़ नहीं करते, यहाँ पर आपको एट का यूज़ करना होता। लेकिन अगर सीधा किलो की दर से, लीटर की दर से ऐसा सेंस आ रहा है तो वहाँ पर आप बाई का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर ऐसा आता है कि 25 रुपये किलो, 25 रुपये लीटर, इस दर से कोई चीज़ बेची जाती है तो वहाँ पर आप एट का यूज़ करेंगे। ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। अगला हमारा सेंटेंस है अनुराग हैज़ फॉलन ऑफ द ट्री। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी चीज़ से, किसी सदस्य से अलग होने के सेंस में हम ऑफ का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, ये रहा, इमरान सर इज़ इन हॉस्पिटल, ही हैज़ बीन देयर सिंस मंडे। यानी इमरान सर हॉस्पिटल में है, वो वहाँ मंडे से, एक पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है अ स्नेक वॉज किल्ड विद अ स्टिक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब किसी हथियार से, किसी औजार से, किसी चीज़ से कुछ करने का जिक्र होता है, सेंस आता है, तो वहाँ पर हम विद का यूज़ करते हैं। शर्त यही होनी चाहिए कि विद के बाद में जो नाउन होना चाहिए वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है ही इज़ डाइविंग इन टू द पूल। तो वही बात हो गई, गति करके, मूवमेंट करके जब कोई चीज़ बाहर से किसी चीज़ के अंदर प्रवेश होती है तो वहाँ हम मे के सेंस में इनटू का यूज़ करते हैं। एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग विद अ स्टिक। तो वही हो गया, एक बूढ़ा आदमी एक लकड़ी के साथ चल रहा था, तो वही है, स्टिक का यूज़ हुआ है तो हम यहाँ पर विद का यूज़ कर देंगे, और स्टिक जो है काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर विद का यूज़ करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब कोई रूप परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं से के सेंस में, ठीक है। जैसे मैंने बताया था टी इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, रूप परिवर्तन हो गया, इसी तरीके से कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ हम करेंगे। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस नंबर 29। सेंटेंस नंबर 29 कहता है प्लीज़ ट्रांसलेट दिस पेज इनटू इंग्लिश। तो वही हो गया, रूप परिवर्तन होने के सेंस में हम इनटू का यूज़ करते हैं। दिस ट्रेन गोज़ फ्रॉम झुंझुनू टू जयपुर। तो जयपुर, तो से के सेंस में आ रहा है, तो झुंझुनू से जयपुर को जाती है, तो से के सेंस में हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है देयर वॉज ए स्मॉल टेबल बाय द बेड विद अ लैम्प एंड अ क्लॉक ऑन इट। तो यहाँ पर बाय का सेंस बगल के सेंस में आ रहा है, तो देयर वॉज ए स्मॉल टेबल, एक छोटी टेबल थी बेड के बगल में, ठीक है, विद ए लैम्प एंड अ क्लॉक ऑन इट, जिसमें एक लैम्प, जिस पर एक लैम्प पड़ा हुआ है, एक घड़ी पड़ी हुई है, घड़ी रखी हुई है, तो इस सेंस में हम यहाँ पर यूज़ किए। कुल मिलाकर यहाँ पर जो प्रीपोजिशन बाय का यूज़ हुआ है वो बगल के सेंस में हुआ है, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है अजय केम बाय टैक्सी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब आप किसी चीज़ से ट्रैवल करके जाते हैं, किसी व्हीकल का ट्रैवल के पर्पज से यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम बाय का यूज़ करते हैं, चाहे बाय टैक्सी हो, बाय बस हो, बाय ट्रेन हो, इस सेंस में हम बाय का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 33। सेंटेंस नंबर 33 है ही वॉज नॉट सीन लास्ट फ्राइडे एज ही वॉज एट होम इन बेड। ऐसे सेंस में आपको इन का यूज़ करना है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। यानी वो पिछले ही वॉज नॉट सीन लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे से उसे नहीं देखा गया है, एज क्योंकि ही वॉज एट होम इन बेड, यानी वो बिस्तर में है, यानी एक तरह से बीमार है। तो ऐसे सेंस में जब ऐसा सेंस आता है तो वहाँ पर ऑन बेड ना करके आपको क्या करना है, इन बेड करना है, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रूप परिवर्तन हो जाता है तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, जब किसी दर से किसी चीज़ को बेचने का जिक्र किया जाता है तो हम बाय का यूज़ करते हैं। रितु इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो रितु फीवर जो है बुखार से पीड़ित है, तो से के सेंस में हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, वही है, जो रूप परिवर्तन हो जाए तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है
मुनाफ परचेज दिस वॉच फॉर 500 रुपीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम लेन देन करते हैं, एक चीज़ के बदले कोई चीज़ देते हैं या किसी चीज़ के बदले कोई चीज़ लेते हैं, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा मुनाफ परचेज दिस वॉच फॉर 500 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर फॉर का यूज़ होगा। ठीक है, इन का यूज़ नहीं होगा, फ्रॉम का यूज़ नहीं होगा, फॉर का यूज़ होगा। कश्मीर इज़, अगला हमारा सेंटेंस है, कश्मीर इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर इन का यूज़ किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? जब कोई चीज़ इंडिया के अंदर हो और जब डायरेक्शन की बात की गई हो और किसी चीज़ के अंदर की बात हो रही हो, जैसे यहाँ पर जो कश्मीर जो है वो इंडिया में ही है ना, भारत के उत्तर में, तो इंडिया के अंदर का सेंस आ रहा है, तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करेंगे। अगर यही इंडिया से बाहर की कोई जगह होती तो वहाँ पर फिर हम टू का यूज़ करते। आगे एग्जाम्पल आएगा, वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर फिलहाल हमको क्या करना है, इन का यूज़ करना है। कश्मीर इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया के अंदर की ही बात हो रही है। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 40। सेंटेंस नंबर हमारा 40 कहता है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, तो समय के लिए सॉरी से के सेंस में हम सिंस का यूज़ करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है, इट इज़ 10 मीन्स टू 12 बाई माई वॉच। तो यानी ऐसे सेंस में मैंने आपको बताया था वॉच के साथ बाई का यूज़ आपको यूज़ करना है। अगला हमारा सेंटेंस है, निखिल हैज़ंट रीड एनी मैगजीन सिंस मंडे। यानी निखिल ने अभी तक कोई पत्रिका नहीं पढ़ी है मंडे से, सोमवार से, तो वो समय का जिक्र आ रहा है। सी के सेंस में हम सिंस का यूज़ करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, कैन यू डू समथिंग फॉर मी। तो फॉर का यूज़ यहाँ पर के लिए के सेंस में आया, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, तो के लिए के सेंस में हम फॉर का यूज़ करते हैं। सेंटेंस नंबर 44, देयर इज सम टी इन द पॉट। यानी बर्तन में कुछ चाय है, तो ऑलरेडी इन अंदर है कोई चीज़, तो इस सेंस में हम यहाँ पर इन का यूज़ करेंगे। लेकिन जब कोई चीज़ बाहर से किसी चीज़ के अंदर प्रवेश करती है, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा, प्लीज़ पोर द टी इनटू द कप। अब टी को कप में पोर किया जा रहा है, यानी डाला जा रहा है, तो वो एक तरह से मूवमेंट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर हम इस सेंस में इनटू का यूज़ करेंगे। द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। यानी यहाँ पर बाय का यूज़ तक के सेंस में आ रहा है, यानी इस महीने के आखिर तक इस काम को कंप्लीट किया जाना चाहिए, ऐसा सेंस है। तो तक के सेंस में आ रहा है, तो तक के सेंस में हम बाय का यूज़ करते हैं। कीप अवे फ्रॉम द मशीन वाइल इट इज़ मूविंग। यानी मशीन से दूर रहें, से के सेंस में आ रहा है, तो से के सेंस में हम सिंपली फ्रॉम का यूज़ करते हैं। कट द एप्पल विद अ नाइफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी औजार, किसी हथियार से किसी चीज़ को काटने करने, कोई काम करने की बात होती है, तो वहाँ पर हम विद का यूज़ करते हैं। कंडीशन ये होनी चाहिए कि विद के बाद में काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अगर काउंटेबल नाउन नहीं है तो हम इन का यूज़ करते हैं ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, आई लाइक वॉकिंग इन द गार्डन। यानी मैं पसंद करता हूँ घूमना इन द गार्डन, गार्डन के अंदर। तो यहाँ पर इनका सेंस वैसे मे के सेंस में आ रहा है, तो आप इनका यूज़ करेंगे। यहाँ पर किसी तरह का मूवमेंट, यानी बाहर से किसी मूवमेंट की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर इनका आपको यूज़ करना है। अब देख लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल, और लास्ट एग्जाम्पल हमारा ये रहा, श्रीलंका इज़ टू द साउथ ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने अभी बताया था, कश्मीर इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। यानी जब इंडिया के अंदर की बात हो तब हम इनका यूज़ करते हैं, लेकिन अब जो श्रीलंका जो है वो इंडिया से बाहर की बात है ना, बाहर दूसरा देश हो गया, और तो यहाँ पर ऐसे सेंस में हम टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो श्रीलंका इज़ टू द साउथ ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप इनका यूज़ नहीं करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थे 50 एग्जाम्पल्स, जो 10 प्रीपोजिशन मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ये सभी एग्जाम्पल उन्हीं से रिलेटेड थे। तो हर कॉन्सेप्ट को, हर कन्फ्यूज़न को मैंने मेरे स्तर पर दूर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये 10 प्रीपोजिशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नए प्रीपोजिशन के साथ मैं आपको दोबारा वीडियो लेकर आऊँगा और आपको समझाने का प्रयास करूँगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड siblings who are especially in 9th, 10th, 11th, 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.